नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्ज्वल कुमार उपकार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी मेंस की एक नई सीरीज, हमने एक नया इनिशिएटिव, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, उसकी शुरुआत कर दी है। ऑलरेडी उसका टॉपिक 1 आपने देख लिया है, जो था बिहार में कला का उद्भव एवं विकास। उस पर जो आपने प्यार दिया, जो स्नेह दिया और जो कमेंट लिखे, उससे मेरा दिल जो है एकदम गदगद हो गया और मुझे लगा कि मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। जो ये सीरीज है, इनिशिएटिव बिल्कुल अपने नाम की तरह है। इसका नाम हमने रखा है दीपशिखा। काफ़ी लोगों का ये सजेशन था कि इसका नाम दीपशिखा रखा जाए। तो ये जो दीपशिखा नाम है, एक्चुअल में एक ज्योति यानी कि लाइट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम अंधकार में होते हैं तो उस समय एक दीपशिखा, एक दीप की, एक ज्योति की छोटी सी लौ जो हमारे अंधकार को समाप्त कर देती है। उसी प्रकार ये बीपीएससी का जो मेंस इनिशिएटिव उन लोगों की ज़िंदगी को प्रकाश से भर देगा जिनके पास कोई भी साधन नहीं है, लेकिन उनके पास सपने हैं। वो दूर बैठकर गांव में एक सपना देख रहे हैं ऑफिसर बनने का। उनके मन में है बहुत तरह की ऊंचाइयों को छूने का, लेकिन उनके पास अभी भी साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन में ये जो इनिशिएटिव है दीपशिखा बीपीएससी मेंस का, वो न सिर्फ आपको बीपीएससी मेंस के सिलेबस का होलिस्टिक जो है एक तरीके से पूरा सिलेबस आपको कवर कराएगा, बल्कि आपको जो है इसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा और आपको आंसर राइटिंग की स्किल सीखने को मिलेगी। धीरे धीरे आप में डेवलप होती जाएगी किस टॉपिक पे कैसे लिखना है। और मैं साथ में ये भी बताऊंगा, किसी टॉपिक पर आपको पीएचडी नहीं करना है। जो पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं वो उस पर रिसर्च करते हैं, उसका ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा होता है उस टॉपिक पर। हमें उस लेवल तक नहीं जाना है, हमें एक नॉर्मल सा एक सोच डेवलप करनी है, एक आंसर डेवलप करना है और हमें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से किसी टॉपिक को पढ़ना है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें अगर इसमें छूट गई हो तो वो आंसर और स्किल आप अपने अंदर डेवलप करेंगे, लेकिन नोट्स में इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है आपको। मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। तो पहला टॉपिक जैसे था बिहार में कला का उद्भव एवं विकास। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो मौर्य कला। आप उसमें मैंने बताया था कि प्राचीन काल में जो कला विकसित हुई उसमें बिहार में एक मौर्य कला भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे, इसमें जो नोट्स लिखेंगे, सबसे पहले आप टॉपिक दे देंगे मौर्य कला। इसके बाद जो है आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के लिखेंगे। 42वीं 43वीं 44वीं ऐसे करके 39वीं से लेके और 70वीं तक जो भी क्वेश्चन आए हैं मौर्य कला के, उसको आप नोट कर लेंगे। इसके लिए आप अलग से एक पेज रखेंगे, एक पेज अलग से रखेंगे। एक पहला मौर्य कला जहाँ पर लिख रहे हैं, फ्रंट पेज पर आप सारे पीवाईक्यू लिख लेंगे। मैंने सारे पीवाईक्यू को देख के ही ये नोट्स बनाए हैं और ये नोट्स में सारे आपके पीवाईक्यू कवर हो जाएंगे जितने पीवाईक्यू हैं। लेकिन आप पीवाईक्यू जब लिखेंगे, मैं आंसर लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन लिखते जाएंगे, क्वेश्चन लिखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये 39वीं में पूछा है, ये 42वीं में, ये 67वीं में पूछा है, ये 69वीं में पूछा है, ये 70वीं में पूछा है। इस तरह से अगर आप लिखते जाएंगे तो आपको ये भी आइडिया होगा कि किस टॉपिक पर कितने प्रश्न पूछे गए हैं और कितना उसका जो है फ्रीक्वेंसी है उसके आने का। तो आइए हम लोग मौर्य कला को शुरू करते हैं। मौर्य कला एक्चुअल में सिलेबस में मेंशन टॉपिक है। जो पहला टॉपिक था बिहार में कला का उद्भव एवं विकास, वो सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मौर्य कला का जो टॉपिक है वो सिलेबस में मेंशन किया गया है। सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर में मेनली 3 टॉपिक मेंशनड है, मौर्य कला, इसके अलावा पाल कला और पटना कलम चित्रकला। उसमें पहला टॉपिक, और इसको मोस्ट बीबीआई मान सकते हैं, 69th बीपीएससी और 70th बीपीएससी, दोनों में इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं शॉर्ट्स में। इसके पहले 67th में भी इसके क्वेश्चंस हैं। तो इस हिसाब से ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए इस पर बात करते हैं।
इस पे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मौर्य कला की विशेषताएं, यानी फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट। बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि ये वीडियोस इंग्लिश में भी दी जाए। मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे पास टाइम होगा तो नोट्स मेरे पास बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, लेकिन वही है, टाइम की कमी है, इस कारण से इंग्लिश की वीडियोस थोड़ी मुश्किल है। अगर जो लोग, मैं कोशिश करके देखता हूँ, अगर मैं पॉसिबल हो पाया तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि जो टाइम शेड्यूल है इस समय बिहार पुलिस एकेडमी का, वो बहुत ही ज़्यादा टफ, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। मतलब मैं सिंपल सा एक ये बताऊँ तो टोटल 8 घंटे आपको फिज़िकल एक्सरसाइज करनी होती है यहाँ पे। जो शेड्यूल एसआई यानी दरोगा का फॉलो होता है, वही शेड्यूल हमारा भी फॉलो होता है। और इसमें लगभग 6 से 7 घंटे की क्लासेस हैं, रोल कॉल्स हैं, टोटल मिला के लगभग 15 से 16 आवर आपके इंगेज रहते हैं। तो ऐसे बिजी शेड्यूल में जहाँ पर आपको सोने के लिए 5 से 6 घंटे मिल रहे हैं, ऐसे में ये मुश्किल हो जाता है चीज़ें जो है डिलीवर करना। लेकिन फिर भी इस बिजी शेड्यूल में भी मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज़ हो सके, जितनी भी हेल्प हो सके, मैं आपके लिए करता हूँ। और मेरे इसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है, वो है जो एजुकेशन है उसको हर जो गांव में बैठा हो एक अंतिम व्यक्ति है ना, उस तक पहुंचाया जाए, क्योंकि एजुकेशन हर चीज़ को बढ़ावा देता है। आज समाज में मान लीजिए इतना ज़्यादा अगर क्राइम हो रहा है तो वो एजुकेशन की कमी का कारण हो रहा है। जब एजुकेशन होगा, रोज़गार मिलेगा, क्राइम रेट भी कम हो जाएगा। तो बेटर है कि हम लोग एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर मैं गांव के किसी एक आदमी को भी ऑफिसर बनने में थोड़ी भी हेल्प कर पाया, या फिर एक आदमी के जीवन को परिवर्तन करने में थोड़ी भी हेल्प कर पाया, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। मौर्य कला, तो पहला है मौर्य कला की विशेषताएं। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन में इंट्रो लिखना होता है, और मौर्य कला पर जब भी सवाल आए तो आपको एक इंट्रो तैयार कर लेना है। जब सवाल लॉन्ग का रहेगा तो आपको एक बड़ा सा इंट्रो लिखना होगा। जब आपका सवाल शॉर्ट्स में रहेगा तो आपको 2 लाइन का इंट्रो लिखना पड़ेगा। मैं दोनों चीज़ समझा देता हूँ आपको इंट्रो में। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख देंगे इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय क्या है? और परिचय हमेशा आपको ना जवानी याद होना चाहिए। परिचय ऐसी चीज़ है ना जो आपके आंसर को पहली लाइन में ही एग्जामिनर जज कर लेता है कि ये कैसा इसने तैयार किया है ये टॉपिक। कि मौर्य कला भारतीय इतिहास में पूर्व से चली आ रही भारतीय कला की परंपरा को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के साथ साथ सर्वप्रथम व्यवस्थित स्थापत्य के रूप में भी अति विशिष्ट रही है। जो मौर्य कला थी भारतीय इतिहास में, तो भारतीय कला की जो परंपरा है वो ऐसा थोड़ी है कि मौर्य कला ही शुरू हुई। उससे पहले भी आप देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें भी जो है बहुत सारे कला के फॉर्म देखने को मिलते हैं। तो लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित नहीं थी। भारतीय कला की परंपरा चली आ रही थी स्टार्टिंग से, उसको मौर्य कला ने एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया, पहली बात। और साथ साथ सर्वप्रथम व्यवस्थित स्थापत्य के रूप में अति विशिष्ट है। मतलब ये मौर्य कला को हम कह सकते हैं कि ये भारत की सर्वप्रथम व्यवस्थित स्थापत्य है। स्थापत्य इससे पहले बनाए गए, इंडस वैली में भी बनाए गए, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं था। तो ये व्यवस्थित है, ये हो गया। इसके बाद आपको ये लिखना है। तो आप जब भी शॉर्ट्स में लिखिए, आप एक लाइन में भी काम चला सकते हैं कि मौर्य कला भारतीय इतिहास में पूर्व से चली आ रही भारतीय कला की परंपरा को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के साथ साथ सर्वप्रथम व्यवस्थित स्थापत्य के रूप में भी अति विशिष्ट रही है। इसके बाद की लाइन है, चूँकि कला किसी भी संस्कृति की मूलभूत पहचान के साथ ही मानवीय जनजीवन की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। कला जो होती है संस्कृति के मूलभूत पहचान, एक तो संस्कृति की मूलभूत पहचान होती है, क्योंकि कला से ही, आर्ट फॉर्म से ही पता चलता है कि संस्कृति किस प्रकार की है। और उसके साथ ही जो मानवीय जनजीवन है उसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति क्या है, उसमें क्रिएटिविटी क्या है, किस तरह का क्रिएटिव सोच है उसमें, वो आर्ट फॉर्म से ही दिखता है।
इस दृष्टिकोण से भी मौर्य कला भारतीय कला के इतिहास में एक युग विभाजक महत्व रखता है। ऐसे टर्म आप यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे आप हिंदी भी सीखेंगे। युग विभाजक महत्व रखता है। आइए तो हम लोग मौर्य कला की विशेषताओं पे बात करते हैं। मौर्य कला की विशेषताओं को निम्नलिखित संदर्भों में विश्लेषित किया जा सकता है। ये सब वर्ड आप लिखना सीखें। जैसे आप सीधे भी लिख सकते हैं कि मौर्य कला की विशेषताएं निम्नलिखित है, तो ऐसे नहीं लिखें। इसको थोड़ा सा अब जो है स्टैंडर्ड भाषा दें कि मौर्य कला की विशेषताओं को निम्नलिखित संदर्भों में, कौन कौन से संदर्भ है उसमें विश्लेषित किया जा सकता है। तो मौर्य कला में दो प्रकार के, एक है राजकीय कला और दूसरा है लोक कला। राजकीय कला वो होती है जो राजकीय प्रश्रय में, जो राजा के प्रश्रय में, जो राजा ने बनवाया, मेनली जो राजा थे, जो शासक थे, उन्होंने जो कला विकसित करी उसको बोलते राजकीय कला। तो इसके अंदर जो मेनली जो कला विकसित हुई वो थी स्थापत्य कला। ठीक है। इसके बाद दूसरा थी लोक कला। लोक कला वो होती है जो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा, मतलब राजा के प्रश्रय से अलावा जो स्वतंत्र कलाकार होते हैं उसके द्वारा विकसित की जाती है। ठीक है। तो राजकीय कला में क्या क्या आता है, आइए देखते हैं। ये जो फ्लो डायग्राम है आपको तुरंत बना देना है कि मौर्य कला, इसके दो टाइप है, राजकीय कला और लोक कला। और राजकीय कला में आप लिख भी सकते हैं कि इसमें मेनली आता है स्थापत्य। ठीक है। और लोक कला में आप देख सकते हैं कि इसमें मेनली आती है मूर्ति कला एवं अन्य कला। अब जो इसमें स्थापत्य है, स्थापत्य के विभिन्न रूप क्या थे राजकीय कला में। पहला था राजप्रसाद। राजप्रसाद है एक तरीके से महल को कहते हैं, राजप्रसाद। दूसरा है पाटलिपुत्र नगर खुद ब खुद। तीसरा स्तंभ, चौथा स्तूप और पांचवा गुहा विहार। इन सब पे अलग से भी शॉर्ट्स नोट्स आ सकते हैं कि मौर्य कला के राजप्रसाद पर शॉर्ट नोट्स लिखिए, पाटलिपुत्र नगर पर, स्तंभ पर, स्तूप पर और गुहा विहार पे तो दो बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके बाद लोक कला के अंतर्गत दो प्रकार की कला है, एक मूर्ति कला और एक कला के अन्य रूप। मूर्ति कला में है स्तंभ के ऊपर की पशु, जैसे जो स्तंभ बनाए जाते थे उसके ऊपर कुछ पशु आकृति भी बनाई जाती थी। ये जो पशु की आकृति थी ये तो मूर्ति कला का उदाहरण है। और इसके बाद कुछ मूर्तियाँ अलग से बनाई जाती थी और कला के अन्य रूप में आप बर्तन निर्माण को रख सकते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको एग्ज़ाम में बना देते हैं तो आप वो समझ जाएगा कि आपको जो है बहुत अच्छे से पता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका हेडिंग वो लिखेंगे इंट्रो, इसके बाद तुरंत ये बना देंगे मौर्य कला की विशेषताएं में। अब इसमें पहला राजकीय कला, तो राजकीय कला में आप क्या लिखेंगे कि ये जो कला है इसी से देख देख के लिखेंगे। ये जो कला है पहली बात जो राजकीय प्रश्रय में विकसित हुई तथा इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, राजप्रसाद, ये प्रसाद नहीं है प्रासाद है, याद रखिएगा प्रासाद। ठीक है। इसके बाद राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, गुहा विहार आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। मूर्ति कला में दो तरह है, एक तो स्तंभ के ऊपर की पशु आकृति और कुछ स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियाँ, ये आप समझ गए होंगे। अब इसी को एक्सप्लेन कर देना है। पहला है राजप्रसाद। आइए, राजप्रसाद मौर्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण पटना के कुम्हरार से प्राप्त राजप्रसाद है, जो एक तरीके से उत्कृष्ट उदाहरण है, बेस्ट उदाहरण है। इसकी फर्श तथा छत जो है लकड़ी से निर्मित है, आपको ये याद रखना है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो सभा भवन है इसका राजप्रसाद का, उसमें 80 स्तंभ लगे हुए हैं। और ये स्तंभ की क्या विशेषता है, पहली बार चमकदार पाषाण स्तंभों का प्रयोग, पाषाण मतलब पत्थर होता है, तो चमकदार पत्थर के स्तंभों का प्रयोग किया गया है और बलुआ पत्थर से निर्मित है, बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसके बाद फाहियान, जो एक चीनी यात्री था, आपको पता होगा चीनी यात्री फाहियान ने इस राजप्रसाद को देखकर कहा है कि ये देवताओं द्वारा बनाया गया है, ऐसा लगता है कि ये देवताओं द्वारा बनाया गया है, मतलब इतना खूबसूरत है कि फाहियान ने इसको कहा है कि देवताओं द्वारा बनाया गया है।
आइए अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, जो है पाटलिपुत्र नगर। पाटलिपुत्र नगर में की क्या क्या विशेषताएं हैं। एक तो प्राचीर या दुर्ग है, इस तरीके का रहता है, ठीक है। और बीच में तीर चलाने का स्थान, यहाँ से जो है तीर मारने के लिए जगह रहती है। आपने देखा होगा मूवी वूवी में बीच बीच में तीर चलाने के लिए खाली स्थान दिया जाता है। इसके अलावा प्राचीर के चारों ओर 60 फीट गहरी और 600 फीट चौड़ी खाई। अब देखते हैं कोई महल होता है तो उसके आगे खाई खनवाते हैं कि कोई भी दुश्मन नहीं आ पाए, इस पर चढ़ नहीं पाए महल पे, ठीक है। इसके बाद नगर में प्रवेश के लिए 64 द्वार थे। तो सुरक्षात्मक दृष्टि से देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतरीन संरचना बनाई गई थी। इसके बाद स्तंभ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पहले स्तंभ का फिगर देख लें। ये है हमारा स्तंभ का फिगर, ठीक है। आपको बनाना भी बहुत ईजी है। 2 लाइन ऐसे खींचिए, इसके बाद ये वाला खींचिए, ठीक है। इसके बाद आपको ये, ठीक है, और फिर से यहाँ आ जाएगा और फिर आपका बन जाएगा, सॉरी, इस तरीके से आपको बना देना है और यहाँ पशु आकृति आ जाएगी। तो ईजी है, अभी समझा देता हूँ। स्तंभ पहले मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्तंभ है, जो अशोक द्वारा धम्म के, इसका उद्देश्य क्या है, धम्म का प्रचार प्रसार, धम्म मतलब धर्म होता है, स्थापित कराए गए थे। अशोक कलिंग युद्ध के बाद आपको पता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उस धर्म के प्रचार के लिए उसने बहुत सारे जो है स्तंभ बनवाए, जिसको अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ की कुछ विशेषताएं हैं, आइए उस पर बात करते हैं। पहला, ये एकाश्म पत्थर द्वारा निर्मित है। मतलब एकाश्म पत्थर का मतलब एक ही पत्थर है, ऐसा नहीं है कि पत्थरों को जोड़ा गया है, एक ही पत्थर द्वारा निर्मित है। ये पूरा जो आकृति आप देख रहे हैं, एक ही पत्थर को काट काट के बनाया गया है। इसके बाद ये गोलाकार है, ये इस तरीके का राउंड शेप में है, एक तरीके से राउंड शेप में है, गोलाकार है। इसके बाद जो है इसकी लंबाई 20 से 50 फीट तक है और वज़न 50 टन के आसपास है। जब भी आप जाएं कहीं भी घूमने, बिहार में वैशाली जाएं, तो आप ज़रूर देखें, ये सब देखेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। इसके बाद जो इस पर पॉलिश की गई है वो चमकदार है, चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया है। स्तंभ के शीर्ष पर बनी पशु आकृति, यहाँ पर पशु आकृति आप देख रहे हैं, वो मौर्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। और उदाहरण तो आप जानते हैं, सबसे बेस्ट उदाहरण है अशोक का सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंह की आकृति। 4 सिंह की आकृति जब आप देखते हैं तो आपको 3 ही शेर दिखाई पड़ते हैं, एक पीछे की तरफ है। इस तरह की आकृति बनाई गई है। थोड़ा और भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं तना। इसके बाद ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेखला, मेखला बोलते हैं। इसके ऊपर रहता है उल्टा कमल। आप और भी बेस्ट तस्वीर गूगल करके निकाल सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। इसके बाद ये वाला पार्ट है कंठ, इसके ऊपर है चौकी और उसके ऊपर पशु आकृति। इस तरीके से आपका स्तंभ समझ आ गया। अब आपको सिंपली अगर ये भी पूछे कि ये बताइए कि मौर्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में स्तंभ पर एक टिप्पणी लिखें, तो आप लिख देंगे। सबसे पहले ये बता देंगे कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके बाद इसका बनाने का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य बता देंगे अशोक द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इसके बाद इसकी विशेषताएं बता देंगे, एकाश्म पत्थर द्वारा निर्मित, गोलाकार, लंबाई 20 से 25 फीट, वजन 50 टन, चमकदार पॉलिश का प्रयोग, स्तंभ से बनी पशु आकृतियाँ मौर्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण का प्रतीक है। इसके बाद ये जो डायग्राम है इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, अगर शॉर्ट नोट्स में आएगा, कि सबसे नीचे तना है, ठीक है, उसके ऊपर मेखला है, उल्टा कमल है, चौकी है और पशु आकृति है। ये हो गया। अब आते हैं स्तूपों के ऊपर। स्तूप, मौर्य काल में स्तूपों का व्यवस्थित एवं संरचनात्मक स्वरूप विकसित हुआ। मतलब मौर्य काल से पहले भी स्तूप बनते थे, ऐसा नहीं है कि पहली बार मौर्य काल में ही स्तूप बने, लेकिन व्यवस्थित और संरचनात्मक स्वरूप विकसित हुआ मौर्य काल में। और यह स्तूप होते क्या थे, बुद्ध के अवशेषों और प्रतीकों पर बनाए जाते थे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं सांची, भरूच और राजगीर के स्तूपों को आप देख सकते हैं। तो स्तूप का जो बेसिक वो है वो समझा देता हूँ, डायग्राम आप इससे और भी अच्छा बना सकते हैं। सबसे जो ये वाला आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं तोरण।
तोरण यानी कि प्रवेश द्वार। यही पाल कला में भी स्तूप आएगा। तो अगर आप यहाँ पे सीख लेते हैं तो पाल कला में स्तूपों में सेम डायग्राम बनेगा, ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसके बाद ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं वेदिका। और इसके बाद ये चारों तरफ जो रास्ता देख रहे हैं, इस तरफ जिस तरफ रास्ता घूमने वाला जो पाथ होता है उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। यहाँ पर जो आगे की तरफ ऐसे करके लगाया हुआ है उसको बोलते हैं चबूतरा। यहाँ पे ये जो गोल है, गोल सा अंडाकार आकृति है, उसको अंड बोलते हैं। इसके बाद ये जो यहाँ पर ऐसा आकृति है इस तरीके का, इसको बोलते हैं हर्मिका। हर्मिका इसके ऊपर लगाया हुआ है इस तरह का, उसको बोलते हैं यष्टि। और लास्ट में यष्टि के ऊपर इस तरीके का 3 आपको दिखाई देगा, 1 2 3, वो 3 छत्र हैं श्रद्धा, सम्मान और उदारता का। ये आप डायग्राम को अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला है गुहा विहार, 5वां विशेषता इसका। बौद्ध भिक्षुओं तथा अन्य संप्रदाय के भिक्षु के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुहा विहार का निर्माण कराया गया, ठीक है। उदाहरण देखिए, बराबर पहाड़ी पर गुहा विहार, नागार्जुन पहाड़ी पर गुहा विहार, ये हो गया। विशेषताएं क्या क्या हैं? 2 चतुर्भुजाकार कमरे, ठीक है। पहली विशेषता क्या है? 2 चतुर्भुजाकार कमरे हैं, बेलनाकार छत है, ठीक है। इसके बाद लकड़ी का द्वार आपको देखने को मिलेगा और दीवारों और छतों पर चमकदार पॉलिश का प्रयोग किया गया है। 4 विशेषताएं। ये पूरी बात हो गई आपकी राजकीय कला की। यहाँ पर राजकीय कला खत्म हो गया। अब लोक कला। लोक कला के अंतर्गत वो है जो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा विकसित की गई। इसके अंदर 2 तरह के कला आते हैं, एक मूर्ति कला, ठीक है। तो मूर्ति कला पर बात करते हैं। तो मूर्ति कला जो है इसके अंतर्गत मुख्यतः 2 प्रकार की मूर्तियों का विकास महत्वपूर्ण रहा। एक स्तंभ के ऊपर की पशु आकृति, जैसे सिंह की आकृति, वृषभ की, हाथी की। सारनाथ स्तंभ को अगर आप देखेंगे, सारनाथ का जो स्तंभ है 4 सीपीठ सटाए बैठे हैं, 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक चक्र, 24 तीली, भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा तरह है इसका स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियाँ। दीदारगंज से मिली है यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, कालसी देहरादून से नारी एवं बालक की मूर्ति। ये 2 एग्जाम्पल आप लिख देंगे तो हो जाएगा। विशेषताएं क्या क्या है? चमकदार पॉलिश का प्रयोग, नारी सौंदर्य की सूक्ष्म अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है, और बलुआ पत्थर से निर्मित। सूक्ष्म अभिव्यक्ति का मतलब फेस इतना ज़्यादा सौंदर्य का वो दिख रहा है कि आप सूक्ष्मता के साथ बता सकते हैं कि आंखें कैसी हैं ये। अन्य कलाएं, सिक्कों के ऊपर पंचमार्क, हाथी जैसे प्रतीकों, पहाड़ों इत्यादि का चित्रण। उत्तरी ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, बलुआ जलोढ़ मिट्टी का प्रयोग किया जाता था और काफ़ी चमकीले बर्तन थे। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इसकी विशेषताएं। अब कभी पूछा जाए, अगर यह पूछा नहीं जाए शॉर्ट्स में, तब भी हमें आलोचना लिखनी चाहिए। शॉर्ट्स का मैं अलग से बता दूंगा आपको, आलोचना आपको लिखनी चाहिए। आलोचना, पहली आलोचना ये की जाती है कि इस पर ईरानी प्रभाव है। ईरानी प्रभाव है यानी विदेशी प्रभाव दिखता है, ऐसा लगता है कि ईरान से कॉपी किया गया है। ये मतलब कुछ आलोचक, आप ऐसे लिखेंगे कि कुछ आलोचक मौर्य कला के बारे में यह कहते हैं कि इस पर ईरानी प्रभाव है। तो इसके पक्ष और विपक्ष में 2 बातें हैं। पक्ष क्या है? कौन कहता है ऐसा बात? कहता है कि इस टाइम पे अर्मेनियाई वंश का शासन था और अर्मेनियाई वंश में भी राजप्रसाद, स्तंभ और पत्थर की मूर्ति ये सब होते थे। बड़े बड़े स्तंभ, सभा भवन थे, उल्टा कमल वहीं से लिया गया। उल्टा कमल मैंने स्तंभ में बताया था, चमकदार पॉलिश का प्रयोग वहीं पे है। लेकिन इसके विपक्ष में आप क्या बोलेंगे कि भारतीय स्तंभों का निर्माण स्वतंत्र रूप से हुआ है, जबकि ईरानी स्तंभ भवनों में लगाए गए। भारत में जो स्तंभ आप देखते हैं ये अलग से आपको कहीं पे मिलता है, इस तरह का स्तंभ, इस तरह का स्तंभ। लेकिन जो ईरानी स्तंभ है वो भवन में, घर के अंदर लगाए गए हैं। भारतीय स्तंभ जो है वो एकास्म पत्थर से, एक ही पत्थर से बना हुआ है, जबकि ईरानी स्तंभ पत्थर के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। भारतीय स्तंभ में पशु आकृति है, ईरानी स्तंभ में
मानव आकृति है। भारतीय स्तंभ में तना सपाट है, जबकि ईरानी स्तंभ में तना सजावटी है। तो इससे यह मतलब फिक्स होता है कि आलोचना गलत है कि ईरानी प्रभाव है, बल्कि यह स्वतंत्र रूप से जो है मौर्य कला का जो आलोचना किया गया है वो बिल्कुल गलत है। एक ही आलोचना है इसकी मेनली। इसके बाद मौर्य कला का बौद्ध धर्म के साथ संबंध, ये भी पूछा गया है। क्या क्या है बताते हैं। मौर्य कला की एक प्रमुख विशेषता स्तूपों के रूप में है। तो आपने जो विशेषताएं पढ़ी वही बौद्ध धर्म के साथ ऐड कर देनी। मौर्य कला की एक प्रमुख विशेषता स्तूपों के रूप में मानी जाती है। स्तूप बौद्ध धर्म के अभिन्न अंग है, जिसके तहत बुद्ध के अवशेषों एवं प्रतीकों की पूजा की जाती है। तो ये आपको बौद्ध धर्म से संबंध समझ आ गया। दूसरा, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए चट्टानों को काटकर जो निवास स्थान बनाया जाता था उसे विहार कहते थे। विहारों का निर्माण मौर्य कला की एक प्रमुख विशेषता रही है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने स्तंभों का निर्माण कराया, तो उस पर बौद्ध धर्म के संदेश खुदवाए। ठीक है, स्तंभ। तो आप 3 चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के साथ क्या क्या है। इसके बाद कभी पूछेगा मौर्य कला का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बिहार नाम विहार से लिया गया है, यानी बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान विहार मौर्य कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। ये नाम ही यहीं से आया है। मौर्य कला राज्यों के केंद्रीयकृत प्रशासन तथा बिहार में उनकी निरंतरता का प्रमाण देती है। ठीक है, मौर्य कला ने बिहार में निर्मित बाद के मंदिरों की वास्तुकला पर भी प्रभाव छोड़ा है। जो बाद में मंदिर बनाए गए उसमें कहीं ना कहीं मौर्यन आर्ट का फीचर दिखता है। वर्तमान में बिहार के राज्य चिन्ह में भी मौर्य कला का प्रभाव देखा जा सकता है। आप कमेंट करके बताएं कि वो प्रभाव कौन सा है। मौर्य शासन तथा कला के कारण बिहार पर्यटकों इतिहासकारों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। मौर्य कला धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है, जिसका प्रभाव बिहार पर आज भी देखने को मिलता है। और 7वां, विरासत के रूप में मौर्य कला ने बिहार की ऐतिहासिक विकास में अमूल्य योगदान दिया है। और बाद की कलाओं पर भी मौर्य कला का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मौर्य कला तत्कालीन भारतवर्ष की एकीकरण को उजागर करता है। उस टाइम का जो भारतवर्ष था वो एकीकृत था, इसको उजागर करता है कला कैसे दिखाती है इतिहास को, इस पर क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की भव्यता मौर्यों की राजनीतिक स्थिरता एवं समृद्धि का प्रचायक है, जिसका जिक्र मेगास्थनीज इंडिका में करता है। मतलब उस टाइम जो राजप्रसाद की भव्यता है वो पता चलता है कि इतना भव्य महल तभी बनाया जा सकता है जब राजनीतिक स्थिति स्थिर हो। लड़ाई की स्थिति में ऐसी चीज़ें नहीं बनती हैं, समृद्धि हो। तो इसका मतलब राजनीतिक तत्कालीन भारत का एकीकरण हो गया था। अशोक के स्तंभ लेख तथा शिलालेख के माध्यम से मौर्य साम्राज्य की सीमा का निर्धारण कर यह देखा जा सकता है कि इसकी सीमा तथा विस्तार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में थी। अशोक के स्तंभ पर धार्मिक सहिष्णुता के संदेश भारत के सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण के परिचायक है, क्योंकि उन्होंने लिखा है बहुत सारे, उनका जो एक स्तंभ था या शिलालेख था उसमें खुदवाया गया धार्मिक सहिष्णुता की बात, कि अपने धर्म को अच्छा मानना ठीक है लेकिन दूसरे के धर्म को जो है बुरा मानना वो ठीक नहीं है। ये अशोक ने लिखवाया था। मौर्य कला राज्यों के केंद्रीयकृत प्रशासन तथा राजनीतिक एकीकरण का प्रमाण प्रस्तुत करती है। लास्ट है कि मौर्य कला की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। एक तो विरासत के रूप में, कि प्राचीन काल से जो विरासत चली आ रही है उसके रूप में है। दूसरा, पर्यटन को विकसित करने में, पर्यटन के कारण भी मौर्य कला विकसित, लोक कला को संरक्षित करने में, धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, और नया संसद भवन में जो बनाया गया था उसमें लगाया गया है। ठीक है, नोट्स चूँकि थोड़े ओल्ड है तो ये लगाए गए, तो नए संसद में लगाए जाने के दृष्टिकोण से। ये हो गया हमारा ओवरऑल मौर्य कला। तो आशा है कि आपको जो है अच्छे से ये टॉपिक समझ आया होगा और अब आप हर चीज़ को लिखने के लिए रेडी होंगे। लास्ट में आप निष्कर्ष में यही लिखेंगे कि मौर्य कला जो बिहार की समृद्धशाली एवं गौरवशाली अतीत का प्रतीक है, ने
न सिर्फ जो है बिहार की संस्कृति को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है, बल्कि वर्तमान में भी प्रासंगिक दिखाई पड़ती है। प्रासंगिकता इसकी दिखाई पड़ती है, और प्रासंगिकता मैंने करा ही दिया, तो जो टॉपिक आएगा उस हिसाब से आप कर लेंगे। शॉर्ट नोट्स अगर आएगा मौर्य कला पर तो आप कैसे लिखेंगे बता देता हूँ। मौर्य कला पर शॉर्ट नोट्स, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रो लिख देंगे यहीं से 2 लाइन का। मेन बॉडी में क्या करेंगे, मौर्य कला और का जो फ्लो डायग्राम है, ये वाला जो फ्लो डायग्राम है इसको बना देंगे, ये फ्लो डायग्राम बना देंगे। इसके बाद राजा प्रसाद के बारे में थोड़ा लिख देंगे 2-3 लाइन, पाटलिपुत्र नगर के बारे में, स्तंभ के बारे में यहीं पर लिख देंगे, यहीं पर 1 2 3 4, पाटलिपुत्र नगर में 1 2 3 4, स्तंभ का चित्र बना देंगे, स्तूप का चित्र बना के उसका विशेषता यहीं लिख देंगे, गुहा विहार का यहीं लिख देंगे। मतलब एक ही पेज में आपको सारा विशेषता राजकीय कला का लिख देना है, एक पेज में आपको लोक कला का आधा लिखना है, और 2 डायग्राम आपको राजकीय कला के बना देने हैं और निष्कर्ष लिख देना है। आप खुद से लिख के देखें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। अब आपके पास, आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है, आप अच्छे से करें इस चीज़ को, और एक टॉपिक को अच्छे से करने पर आपके 7 से 8 नंबर अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा है कि आप लोग अच्छे से हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करें, शेयर करें उन साथियों के साथ जिनकी ऐसे वीडियोस की सख्त ज़रूरत है। अगर आपके बगल में भी कोई तैयारी कर रहा है, बहुत ही उनके सपने हैं, तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। बाकी आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।